Hello everyone, welcome to EduMaths Academy, and in this video we are going to be analyzing the Hindu newspaper from Monday 9 September 2024. So let's get started. दोस्तों ये हमारे जनरल स्टडीज 2 पेपर से रेलिवेंट रहेगा एंड फ्रॉम गवर्नेंस एंड हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इशू पर जो है इंडिया का पब्लिक हेल्थ सेक्टर और उसमें आई हुई पॉलिसी पैरालिसिस। ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के पब्लिक हेल्थ नीड्स के बारे में। ये 3 लेवल्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, गरीबी से जुड़ी बीमारियां जैसे मेल न्यूट्रिशन, डायरिया और टाइफॉइड। दूसरा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज जैसे वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस। और तीसरा, क्रॉनिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज़ और हार्ट डिजीजेस। दोस्तों, नेशनल हेल्थ मिशन NHM को 2005 में लॉन्च किया गया था ताकि प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वीक रही। खासकर सेकेंडरी और टर्शियरी केयर काफ़ी नेग्लेक्ट हुई है। आखिरी 10 सालों में प्रोग्रेस स्टैग्नेंट रही और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपर्ली डेवलप नहीं किया गया। NHM का एम था प्राइमरी हेल्थ केयर को सुधारना, लेकिन वीक इम्प्लीमेंटेशन की वजह से आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर काफ़ी आगे बढ़ गया है, लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ हायर इनकम ग्रुप्स को हो रहा है। सरकार ने स्कीम्स जैसे PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को कवर करने का प्रयास किया है, लेकिन ये स्कीम सिर्फ 2.5% लोगों तक ही पहुंच पाई है। इंडिया का पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है और इसमें ट्रेन प्रोफेशनल्स की कमी है। PHFI पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने सेकेंडरी और टर्शियरी केयर को इम्प्रूव करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन उनका इम्पैक्ट काफ़ी लिमिटेड रहा है। अब सबसे बड़ी ज़रूरत है एक पॉलिसी रिफॉर्म की, जिससे प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत किया जा सके, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को इंटीग्रेट किया जा सके और हर इंसान तक हेल्थ केयर सर्विसेज को इक्वली पहुंचाया जा सके। अगर रिफॉर्म नहीं आया तो इंडिया अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशंस की हेल्थ नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा। पॉलिसी रिफॉर्म का मतलब है हेल्थ पॉलिसीज़ में सुधार लाना ताकि हेल्थ केयर को एक्सेसिबल और इक्विटेबल बनाया जा सके। तो दोस्तों, ये था एक ओवरव्यू हमारे पब्लिक सेक्टर के चैलेंजेस और रिफॉर्म्स की ज़रूरत का। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। दोस्तों, ये हमारे जनरल स्टडीज़ 3 एंड फ्रॉम इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ रिलेवेंट रहेगा। दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे चाइना और इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बीच चल रहे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, विथ और विदाउट चाइनीज़ कंपनीज। ये मुद्दा मेक इन इंडिया कैंपेन के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी रेलेवेंट हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 2014 में लॉन्च हुआ था मेक इन इंडिया कैंपेन, जिसका मेन एम है इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। इसको अचीव करने के लिए सरकार ने PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जैसे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया ताकि डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सेक्टर्स में। अब यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन उठता है, चाइना का रोल इसमें क्या है? जब हम स्मार्टफोन्स की बात करते हैं तो अभी भी 50% से ज़्यादा स्मार्टफोन्स जो इंडिया में सेल होते हैं वो चाइनीज़ कंपनीज़ के होते हैं। ये सिचुएशन तब है जब सरकार आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रहा है। आत्मनिर्भर का मतलब है अपने आप पर निर्भर रहने की पॉलिसी, लेकिन अभी भी चाइनीज़ कंपनीज़ का मार्केट में बड़ा शेयर है। सरकार चाहती है कि हम अपना लोकल प्रोडक्शन बढ़ाएं और चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट को कम करें, लेकिन चाइनीज़ कंपनीज़ भी सिचुएशन को समझ गई है। इन्होंने इंडियन कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप्स कर ली है और लोकल एग्जीक्यूटिव्स को हायर करने शुरू कर दिया है। इसके बावजूद इनकी टेक्नोलॉजी और स्केल की वजह से इन्हें कम्प्लीटली रिप्लेस करना मुश्किल हो रहा है। पार्टनरशिप्स और लोकल हायरिंग का मतलब है कि चाइनीज़ कंपनीज़ इंडिया के इकोसिस्टम में घुल मिल रही है, जिसे रिप्लेस करने का मुश्किल हो सकता है।
अब इंडिया के लिए एक बड़ी डिलेमा ये है कि वो डोमेस्टिक ग्रोथ भी चाहते हैं, लेकिन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। जब तक इंडिया अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करता, तब तक चाइनीज़ डिपेंडेंसी को कम करना एक मुश्किल चैलेंज रहेगा। यहाँ डिलेमा का मतलब है दो अपोजिट चीज़ों के बीच डिसीजन लेना। इंडिया डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, लेकिन चाइनीज़ कंपनीज़ का इन्फ्लुएंस अभी भी बहुत है। दोस्तों, ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि चाइना के पास जो टेक्नोलॉजिकल डेप्थ और लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी है, वो अभी इंडिया में उतनी डेवलप नहीं हुई है। हमारे स्मार्टफोन प्रोडक्शन काफ़ी हद तक चाइना से इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। जब तक ये डिपेंडेंस ख़त्म नहीं होता, इंडियनाइजेशन करना मुश्किल होगा। टेक्नोलॉजिकल डेप्थ का मतलब है एडवांस टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन का एफिशिएंट होना, जो अभी चाइना काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज करता है। तो दोस्तों, ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जिसमें इंडिया को चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ अपना बैलेंस मेंटेन करना पड़ रहा है। हमारे लिए ये टॉपिक जानना काफ़ी रिलेवेंट हो सकता है, क्योंकि ये इंडिया के फ्यूचर इंडस्ट्रियल पॉलिसी से डायरेक्टली लिंक्ड है। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। दोस्तों, ये हमारे जनरल स्टडीज़ 1 से रिलेवेंट रहेगा एंड फ्रॉम जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल टॉपिक के बारे में, आर्कटिक सी आइस का लेवल कम होने का इम्पैक्ट इंडियन मानसून पर। ये टॉपिक आजकल बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि मानसून पैटर्न्स शिफ्ट कैसे हो रहे हैं। हमारे इंडियन मानसून्स में एक अजीब सी बदलाव देखने को मिल रही है। साउथ ईस्ट इंडिया में हैवी रेनफॉल हो रही है, जबकि वेस्ट और नॉर्थ में बारिश काफ़ी कम हो गई है। आर्कटिक में सी आइस का पिघलना इसका एक मेजर रीज़न है। यहाँ मॉनसून पैटर्न शिफ्ट्स का मतलब है कि बारिश के स्केड्यूल और इंटेंसिटी का बदलाव होना, जो आर्कटिक सी आइस लेवल से घटने से हो रहा है। आर्कटिक की बैरेंस कारा सी में जो सी आइस का लेवल घटा है, उसका प्रेशर सिस्टम्स पर बड़ा इफेक्ट है। इस वजह से इंडिया के मॉनसून पे भी असर पड़ रहा है। रिजल्ट, वेस्टर्न और पेनिनसुलर इंडिया में बारिश कम होती जा रही है, जबकि नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में बारिश बढ़ रही है। यहाँ बैरेंस कारा सी एक आर्कटिक का एरिया है जहाँ से प्रेशर सिस्टम्स क्रिएट होते हैं, और सी आइस लेवल घटने से इन सिस्टम्स का मॉनसून पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, हवा का रोल यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडियन ओशन से आने वाली हवाएं जब अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल के ऊपर जाती है, तो आर्कटिक के सी आइस के बदलाव की वजह से इनका डायरेक्शन बदल जाता है। इस वजह से कभी कभी बारिश का पैटर्न भी अलग होता है। विंड्स फ्रॉम इंडियन ओशन मॉनसून लेकर आती है, लेकिन सी आइस के बदलाव इन्हें दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। दोस्तों, अब ये कोई एजम्पशन नहीं है। रिसर्च ने कंफर्म किया है कि 1980 के डिकेड से आर्कटिक सी आइस लेवल्स का घटना डायरेक्टली हमारे मॉनसून पैटर्न को अफेक्ट कर रहा है, और क्लाइमेट मॉडल्स कहते हैं कि जब तक ये सी आइस घटती रहेगी, तब तक मॉनसून में इरेगुलरिटीज़ आती रहेगी। यहाँ साइंटिस्ट एविडेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक फैक्चुअल बेसिस पर साबित करता है कि आर्कटिक का बदलाव इंडिया के मॉनसून को कैसे अफेक्ट कर रहा है। एक और चीज़ जो इस फेनोमेनन में इम्पॉर्टेंट है, वो है हीट ट्रांसफ़र। आर्कटिक में सी आइस के पिघलने से हवा ज़्यादा गर्म हो जाती है, और फिर ये हवा ट्रॉपिकल एयर फ्लोस को शिफ्ट करती है, जो इंडिया के मॉनसून की टाइमिंग और इंटेंसिटी को बदल देती है। यहाँ हीट ट्रांसफ़र आर्कटिक से होती है जब सी आइस मेल्ट करती है, और फिर ये हवा मॉनसून विंड्स को डायरेक्शन बदल देती है। एक और चीज़ जो इस फेनोमेनन में इम्पॉर्टेंट है, वो है हीट ट्रांसफ़र। आर्कटिक में सी आइस के पिघलने से हवा ज़्यादा गर्म हो जाती है, और फिर ये हवा ट्रॉपिकल एयर फ्लोस को शिफ्ट करती है, जो इंडिया के मॉनसून की टाइमिंग और इंटेंसिटी को बदल देती है। तो दोस्तों, आर्कटिक सी आइस और इंडिया के मॉनसून के बीच एक ज़बरदस्त कनेक्शन है, तो इसलिए ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही नहीं, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी
आर्कटिक की बढ़ती कंडीशन को समझना जरूरी है। तो दोस्तों ये था हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर टुडे। आशा करता हूँ कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मदद मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।